Hello friends, welcome to the third part of the constitutional amendment. आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की लिंक मिल जाएगी जहां पर हमने 50 सेकंड तक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील किया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन दिस पार्ट थर्ड. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुई थी 1989 में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी वोटिंग एज थी उसको 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया था. कौन से नंबर के आर्टिकल में चेंज किया गया था? 326 के नंबर आर्टिकल में चेंज किया था, जो कि एक फैक्चुअल, एक प्रीलिम्स बेसिस का एक क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट बात हम करते हैं 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हम आखिरी में पढ़ेंगे. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. देखिए, हमारे जो सिलेबस है, हमारा एमपीपीएससी का प्रीलिम सिलेबस है, और अगर हम बात करें यूपीएससी, उसमें भी कमीशंस आते हैं. ठीक है. तो 65th कमीशन से ही डील करता है. ठीक है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का फॉर्मेशन हुआ था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1990 से. मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए साथ में एक कमीशन बनाया था, एनसीएससी एंड एनसीएसटी. ठीक है. तो ये जो कमीशन था ये पहले कैसा था, इसके लिए सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था. अब इसको एक पूरी बड़ी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो है हमारी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1991. उसमें क्या हुआ है, उसमें जो दिल्ली है हमारा, ठीक है, उसको हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया है. मतलब कि एक ग्रुप ऑफ एरिया बना दिया है, एनसीटी का दर्जा दे दिया गया है, और उसी के थ्रू उसको हमने एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दे दी है 70 मेंबर्स की नियर अबाउट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम ऑफ 7 मेंबर्स. ठीक है. तो ये दिल्ली से डील करता है. एनसीटी का दर्जा किस तरीके दिया? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिया था. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें, वो आ जाती है हमारी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो कि शेड्यूल नंबर 8 रिलेटेड है. ठीक है. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 73rd एंड दी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर द मोस्ट मोस्ट और द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है. इनसे क्या हुआ, इनसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12 रिस्पेक्टिवली जोड़ा. ठीक है. और पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A रिस्पेक्टिवली जोड़ा. 73rd से पार्ट नंबर 9 एंड शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा, जो कि पंचायत से डील करता है. और 74 से पार्ट नंबर 9A एंड शेड्यूल नंबर 12 जोड़ा, जो कि डील करता है म्यूनसिपैलिटी से. ठीक है. तो ये दो चीज़ें हमने इससे जोड़ी. ठीक है. तो ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में बन सकता है इनसे रिलेटेड. नेक्स्ट बात हम करते हैं, वो आ जाती है हमारी दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हम अभी हम साथ में पढ़ते हैं यहाँ पर, 77 और 81st, जो कि आपके स्क्रीन पर है. ठीक है. 77 से हमने 16(4)A को जोड़ा, और 81st से हमने 16(4)B को जोड़ा. अब इनको हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, 16 क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है, जिसमें ए और बी दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जोड़ा गया, एक 77 और एक 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. ठीक है. तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिए, अगर स्मॉल लेटर में ए लिखा हुआ है तो वो ओरिजिनल ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. ABCD अगर स्मॉल में लिखा गया है तो वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है. ठीक है. तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से. अब हम जहाँ पर हम बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं, वो आ जाता है 16(4)A और 16(4)B को हमने इस तरीके से जोड़ा था. 16(4)A जो आया था वो 1995 में आया था, जो कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से डील करता है, एंड OBC. और 81st जो कि 2000 में आया था वो किससे डील करता है? वो बैकलॉग वैकेंसी से डील करता है, कि मतलब जो बैकलॉग वैकेंसीज होंगी उनको हम क्या करेंगे, 50% से ज़्यादा हम एक्सीड कर सकते हैं. ये बात इधर पे ये करता है.
देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, दैट कम्स एज दी 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में आई थी। वो हमारे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 280। उनने रिकमेंडेशन दी थी कि सेंटर स्टेट के बीच में 29% रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसको लागू करने के लिए 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 ईयर में लाई गई थी। ठीक है, 81st के बारे में हम बात कर चुके हैं। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स में रिजर्वेशन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है कि एससी और एसटी का क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते हैं, ओबीसी के उनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं, जनरल के इन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये रिलैक्सेशन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को मिलता है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2000 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, talking about the next constitutional amendment, which is the one of the important constitutional amendment, is the 86th constitutional amendment। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, उससे हमने आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा, जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 45 जो कि हमने एक डीपीएसपी की तरह जोड़ा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स की एज के बीच वाले जो लोग बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है किसकी, स्टेट की। ठीक है, और यहाँ पर 51A करके एक ड्यूटी जोड़ दी गई थी के नाम की। पहले हमारे यहाँ ओरिजिनली ड्यूटीज़ थी कितनी, 10, फिर एक और जोड़ के उनको 11 कर दी गई थी। उस ड्यूटी में बोला गया था गार्जियन या पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू दी एजुकेशन। नेक्स्ट इज द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003। ये सर्विस टैक्स के कुछ प्रोविजन से डील करता है। जो सर्विस टैक्स था उसको सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड करना है, उससे ये डील करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हमारी 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम रिवाइज करते हैं। वो क्या कहती थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई थी। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003 से हमने उन दोनों बॉडी जो कि कंबाइन थी एससी और एसटी के लिए, दोनों को अलग अलग कर दिया। एनसी एससी अलग हो गया और एनसी एसटी अलग हो गया। ठीक है, दोनों बॉडीज़ को अलग कर दिया, दोनों एक नई नई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बना दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, देखिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003। अब इसका भी बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। क्या होता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, तो एमएलए को खुश करने के लिए पार्टी क्या करती थी कि कम से कम 100-150 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बना देती थी। तो इतने ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको खुश करने के लिए बना देना, ये गलत चीज़ होती थी। तो उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो यहाँ पर बोल दिया गया, लिमिट लगा दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ को लेकर, और बोला कि 15% से ज़्यादा, मतलब नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप नहीं बना सकते। ये बात यहाँ पर कह दी गई थी। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने ऊपर डील करी थी, जो कि शेड्यूल नंबर 8 से बात करती है। ठीक है, स्विचिंग टू द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज़ द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2005 से हमने आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 को जोड़ा गया था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2011 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। शेड्यूल नंबर 11 में उड़िया करके जो हमारी एक लैंग्वेज है ना, उड़िया, उड़िया पहले उसकी स्पेलिंग थी, उसकी स्पेलिंग को चेंज किया गया एज अ उड़िया। ठीक है, शेड्यूल नंबर 8 में। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2011, जो कि डील करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, तो उसके लिए चेंजेस करे गए कॉन्स्टिट्यूशन में। एक पूरा पूरा पार्ट जोड़ा गया 9B
कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। एक डीपीएसपी जोड़ा गया 43B, और एक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी 19 क्लॉज 1C जोड़ा गया। उसमें जो हमारा 19 क्लॉज 1C मतलब जो कि हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, उनमें से जो सी वाला फ्रीडम था, राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन वाला, उसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ दिया गया था। ये थी हमारी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि डील करती है कोलेजियन सिस्टम, मतलब ये जुडिशरी से डील करती है। देखिए, जुडिशरी में क्या होता था, कोलेजियम सिस्टम, मतलब कि हेरिडेटरी टाइप वो बनते जाते थे जजेस, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। तो इसको कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। अब कोलेजियन सिस्टम को मतलब एक तरीके से क्या प्रॉब्लम होने लगती थी कि जो किसी का बहुत ज़्यादा क्लोज होता था तो वही बनते जाता था, तो बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो उसको चेंज करने के लिए एक लाया गया नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन फिर वकीलों ने हड़ताल कर दी 2015 में, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी भी कोलेजियम सिस्टम चलता है। ठीक है, पहले कोलेजियम सिस्टम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कौन सी अमेंडमेंट से आया था, 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि एक हमारी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 2015 में, उससे हमने बांग्लादेश को हमारी कुछ टेरिटरीज दी थी एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को चल के 1974 के। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच डील्स विद दी जीएसटी ऑफ 2016 में हुई थी, और जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में, जिसने 3 आर्टिकल्स को जोड़ा था और एक आर्टिकल्स को हटाया था। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट भी चेंज किए थे यूनियन लिस्ट और शेड्यूल लिस्ट में। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करती है जीएसटी से। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था हमारा। ठीक है, तो ये पहले क्या था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी टाइप की थी, एक जो एक्ट था 1993 में आया था, तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2018 के थ्रू। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हमारी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, 103rd एंड दी 104th। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से डील करता है। इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन। 15 जो हमारा आर्टिकल है वो डिस्क्रिमिनेशन से डील करता है, तो 15(6) में बोल दिया गया इकोनॉमिकली इनको हेल्प की जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा लोगों के बीच में, और इकोनॉमिकली लोग जो बैकवर्ड हैं उनको हेल्प करा जाएगा। और 16(6) आर्टिकल नंबर 16 डील करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। यहाँ बोला गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे तो उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये बात कह दी 16 क्लॉज 6 में। ठीक है, नेक्स्ट इज दी आर्टिकल नंबर 104th ऑफ 2020। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 104th ऑफ 2020 किस चीज़ से डील करता है, ये एक्सटेंशन से डील करता है। ये चीज़ अभी हम जस्ट पढ़ने ही वाले हैं आगे, उसमें हम बात करेंगे। और जो एंग्लो इंडियंस थे हमारे, हमारी स्ट्रेंथ थी 552। तो जो 2 एंग्लो इंडियंस हमारे यहाँ अपॉइंट करे जाते थे प्रेसिडेंट द्वारा, एंग्लो इंडियंस मतलब कौन, ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया के हों। ठीक है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है अब हटा दी गई है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिनको हमने हमारे 3 पार्ट में कवर किया है। ठीक है, अब हमें बस 2 चीज़ों को और समझना है जो कि डील करती हैं। ठीक है, तो जो पहला आता है SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा। देखिए, SC और ST जो कि हमारी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 1950 में बोला कि 1960 तक 10 साल तक आपके लिए सीट्स रिज़र्व कर दी जाएंगी। ठीक है, फिर 10 साल जब हो गए तो फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई 8th, उससे फिर 10 साल बढ़ा दी गई। इसी तरीके से
23rd से 10 साल और बढ़ा दी गई, 45th से 10 साल और बढ़ा दी गई, 62nd से 10 साल और बढ़ा दी गई। इस तरीके से हर 10 साल में ये चीज़ बढ़ा दी जाती है। और प्रेजेंटली 2020 में भी जो हमारी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 से 10 ईयर्स का और एक्सटेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बस 10 साल से बढ़ाती ही जा रही है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से डील करता था। कुछ हमने ये आर्टिकल्स जो बीच में छोड़े थे वो इन सभी से डील करते थे। ठीक है, इनको साथ में पढ़ने के लिए हमने इसकी बात करी थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मतलब जो हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स का एलोकेशन होता है, ठीक है, कि किस प्रकार से सीट को बांटा जाएगा, कि कितने एरिया में कितना वो सीट बांटी जाएगी, कितने एरिया के लिए कौन सा एमएलए रहेगा, वो किस बेसिस पे था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में आई थी, उसमें उन्होंने बोला कि 1971 के सेंसस के बेसिस पे 2001 तक हम इन सीट्स को एलोकेट करेंगे। फिर जब 2001 आ गया तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोला कि 1991 के सेंसस के बेसिस पे हम 2026 तक इनका एलोकेशन करेंगे। ठीक है, सीट्स का, है ना। पर 2003 में जस्ट 2 साल बाद जब 2001 का सेंसस आ गया तो उन्होंने बोला कि अपडेटेड सेंसस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, 2026 तक के लिए ये एलोकेशन करेंगे। ठीक है, ये जो अभी हमने 3 पार्ट में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अगर कवर किया है, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पीडीएफ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये सीरीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।